नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। दिल्ली की सियासत तय होने जा रही है। अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से क्या सत्ता पर काबिज होंगे या बीजेपी के डबल इंजन की सरकार बनेगी? काफी दिलचस्प मुकाबला दिल्ली का है। कांग्रेस कहां स्टैंड करती है और दिल्ली की जनता के मन में क्या है? ये तमाम सवालों के बीच सबसे बड़ा सवाल, आधी आबादी दिल्ली में किसके साथ जा रही है? आधी आबादी का वोट बैंक किसको मुख्यमंत्री बना रहा है और कौन दिल्ली की सत्ता की तरफ बढ़ रहा है? ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढने की कोशिश आज हमारे खास मेहमानों के साथ हम करने जा रहे हैं। मीनाक्षी सेठी, प्रवक्ता कांग्रेस की, गोविंद छिपा जी बीजेपी से, वेद माथुर जी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, राकेश वशिष्ठ जी वरिष्ठ पत्रकार, संगीता परिक्रमा जी वरिष्ठ पत्रकार, और साथ ही हमारे साथ प्रशांत देव हैं जो कि हमारे न्यूज 24 के सहयोगी हैं, दिल्ली चुनाव पर नजर बनाए हुए हैं। शुरुआत हम प्रशांत से ही करना चाह रहे थे, लेकिन प्रशांत जुड़े तब तक सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता, बीजेपी के, केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी और दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने को आतुर बीजेपी, कितनी संभावनाएं बीजेपी को दिख रही हैं? गोविंद छिपा जी। देखिए मीना जी, शाम का समय है और आपके मुंह से सच निकल ही गया है कि सत्तारूढ़ बीजेपी। तो ये तो एक सुखद संकेत है। आप स्वयं महिला हैं, इसलिए ये तो एक शुरुआत तो आप देख लीजिए कि मतलब शगुन तो सब हमारे पक्ष में है। अब दूसरी बात ये है कि ये तो सभी मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का इस बार तो वहां पे टिक पाना बड़ा मुश्किल है। और आधी आबादी की बात जो हम इस एपिसोड में हम करने वाले हैं, उसका निश्चित रूप से हमें फायदा मिलेगा। अभी का जो 5 बजे का आंकड़ा आप देख सकते हैं, सर, लगभग सभी टीवी चैनल्स पे 57% का आंकड़ा है। जब भी वोट प्रतिशत बढ़ता है मीना जी, तो निश्चित रूप से बीजेपी को फायदा होता है। वोट प्रतिशत कम रहता है तो हम नुकसान में रहते हैं। ये एक और ये बात काफी हद तक सही भी है। हमेशा सही नहीं होती होगी, लेकिन ये काफी हद तक सही है कि वोट प्रतिशत जब भी बढ़ता है। और अभी 6 बजे का आंकड़ा जब आधे पौन घंटे में हम सबके सामने आएगा कि आधिकारिक आंकड़ा जब आ जाएगा, तो मुझे लगता है कि ये आंकड़ा जो है 68 से 70% तक चला जाएगा। और अगर जी, ये वाकई 70% तक अगर क्रॉस होता है, चुनाव से पहले, दिल्ली चुनाव से पहले पिछले महीने, डेढ़ महीने में जितनी भी चर्चाएं हुई, उनमें सबसे बड़ी चर्चा थी कि दिल्ली में आपके पास मुख्यमंत्री नाम का चेहरा, मुख्यमंत्री के रूप में चेहरा नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि आप सत्ता की तरफ बढ़ रहे हैं। सत्ता की तरफ आप बढ़ रहे हैं, महिला आबादी के बिना बढ़ना मुमकिन नहीं है। और दिल्ली में महिलाएं जो हैं, उनके लिए दिल्ली बहुत कुछ रहा है। ऐसे में एक चेहरा उभरता हुआ दिल्ली में, आपके यहाँ भी थोड़ा नया नया चेहरा है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी हैं। मंच पर यदा कदा वही दिखी, या फिर मीनाक्षी लेखी थोड़ा बहुत, अगर हम कहें। लेकिन चेहरे की किल्लत आपके पास बहुत बड़ी रही इस चुनाव में। उसका खामियाजा कोई आपको, किसी महिला को चेहरा बना देते तो फायदा होता गोविंद जी? नहीं, मुख्यमंत्री का चेहरा कई बार हर एक स्टेट में लड़ने की अपनी स्ट्रेटेजी। जैसे राजस्थान की बात करें तो यहाँ भी भजन लाल जी का चेहरा चुनाव से पहले किसी ने, आप लोगों ने, किसी ने भी नहीं सुना। हमें हमें तक अंदाजा, किसी को अंदाजा नहीं था। मुझे लगा इसमें भजन लाल जी को भी अंदाजा नहीं था। इसी तरह अब मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां भी शिवराज सिंह जी बदले जाएंगे, ये शुरुआत तो सबकी थी, लेकिन नए कौन आएंगे ये किसी को पता नहीं था। हरियाणा में हमने देखा, तो इसलिए हर एक स्ट्रेटेजी भाई, हर एक स्टेट की अपनी स्ट्रेटेजी होती है। और इसलिए हो सकता है केंद्रीय नेतृत्व में, शीर्ष नेतृत्व ने ये सोचा हो कि मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो शायद नुकसान हो सकता है। तो जब जब हमारी अब बहुमत सीट आ जाएगी, हम बहुमत में होंगे, तो भारतीय जनता पार्टी तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उनके पास कैंडिडेट की कहाँ कमी है। कोई भी मुख्यमंत्री ये बन बढ़िया, जाएगा। ये बढ़िया है। किसी को भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जाने का मौका मिल सकता है, ठीक है। लेकिन हर राज्य में मुख्यमंत्री, खास करके दिल्ली में ये बात बार बार उठी कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल हैं और उनके सामने दूसरा चेहरा कोई कौन होगा, इसको लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। लेकिन हम आधी आबादी की बात कर रहे हैं। आज की तारीख में आतिशी मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, आधी आबादी को रिप्रेजेंट करने वाली। ये कितना पक्ष में गया होगा वेद माथुर जी, आम आदमी पार्टी के?
देखिए, मुझे नहीं लगता मीना जी कि ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है भारतीय चुनाव में। अपनी बात के समर्थन में मैं एक तथ्य रखना चाहूंगा कि हमारे देश में पिछले लोकसभा चुनाव में जितनी महिलाओं ने चुनाव लड़ा, उनमें से मात्र 9% महिलाएं ऐसी थी जो चुनाव जीत पाई। महत्वपूर्ण यह है कि कोई भी महिला नेता जो है, चाहे वो एमएलए है, मुख्यमंत्री है, उनकी महिलाओं के बीच में कितनी पैठ है। एक मैं अप्रासंगिक उदाहरण आपको देना चाहूंगा। मैं पंजाब नेशनल बैंक गुजरात का हेड था, तो मेरे क्लर्क थी, उनका नाम था वीना नायक। उन्होंने महिलाओं के अंदर घुस के जबरदस्त कार्य किया। और जब ये मोदी जी उस समय मुख्यमंत्री थे, उनको पता लगा, तो आपको आश्चर्य होगा कि उन्होंने हमारे उस क्लर्क को त्याग पत्र दिलवा के वहां लोक सेवा आयोग का मेंबर बनवा दिया और सांसद का टिकट का आश्वासन दिलाया। वो बात अलग है, उनकी बाद में मृत्यु हो गई। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ कि महिला होना महत्वपूर्ण नहीं है। आपको महिला होने से आतिशी जी को ये एडवांटेज था कि वो महिलाओं के अंदर तक घुस सकती थी, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि उनका कोई ऐसा वो रहा कि वहां की महिलाओं को दुख दर्द के अंदर वो अंदर तक भागीदार बन सकी। पहली बात। दूसरी बात, देखिए, महिलाओं के मुद्दे भी कॉमन ही होते हैं। जैसे महिला सुरक्षा है, आज मेरी बेटी की सुरक्षा दिल्ली में, मेरी बेटी दिल्ली रहती है, जितना उसके लिए मुद्दा है, उससे बड़ा मुद्दा वो मेरे लिए है, पूरे परिवार के लिए है। लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा थी, दिल्ली में आप बात कितनी भी करें, लेकिन वहां महिला सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। अब दूसरी बात आती है, फिर मुद्दे क्या है, मुद्दों पे लोग वोट देंगे। देखिए, आप महिलाओं के और पुरुषों के वोट डालने के परसेंटेज का विश्लेषण करें तो ये लगभग लगभग बराबर है। एक बात और मैं कहूं कि सर्वे कुछ भी कहते हो, लेकिन मेरी ये मान्यता है कि हमारे आज भी भारतीय परिवारों में महिलाएं उसी को वोट देती है जिनको पुरुष कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल दूं, मुस्लिम है, आज भी वहां से बीजेपी को नगण्य वोट मिलते हैं। भले ही वो 3 तलाक का कानून खत्म कर दिया, इसके बावजूद महिलाएं भी बीजेपी को वोट नहीं देती, क्योंकि जो मुस्लिम पुरुष हैं वो बीजेपी को पसंद नहीं करते, तो महिलाएं भी वोट नहीं देती। हाँ, मैं ये जरूर मानता हूँ कि जो मुद्दे हैं, चाहे वो महिला सुरक्षा का मुद्दा है, शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, महंगाई का है, इन सब के बारे में महिलाएं ज्यादा संवेदनशील होकर सोचती हैं। और कुछ परिवार ऐसे हैं जहाँ महिलाएं डोमिनेट करती हैं और उनकी राय ज्यादा मायने रखती है। जहां तक दिल्ली चुनाव का सवाल है, मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार इसलिए मुद्दा नहीं रहा। पिछले 2 चुनाव में भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा था कि केजरीवाल अपनी एक साफ सुथरी छवि बनाने में सफल रहे और उसका लाभ उन्होंने लिया। लेकिन इस चुनाव में भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है। इस चुनाव के अंदर खराब पानी और खराब हवा, मुझे लगता है कि ये 2 महत्वपूर्ण मुद्दे थे। और जो पढ़ा लिखा आदमी है या जो मिडिल क्लास है, उसके लिए मेरे अनुसार 12 लाख से भी बड़ा मुद्दा ये है कि उनके बच्चों को शुद्ध हवा मिल रही है या नहीं मिल रही है। और गरीब आदमी के लिए मुद्दा है कि उसको साफ पानी मिल रहा है नहीं। इम्पोर्टेंट मुद्दा इस चुनाव में रहा है। न्यूज 24 के एसोसिएट एडिटर प्रशांत देव हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, इस वक्त की स्थिति क्या बता रही है, दिल्ली का अपडेट? देखिए मेरा जी, दिल्ली चुनाव जो है हर बार की तरह इस बार काफी अलग है। काफी अलग इसलिए कई मायनों में है, कई बिंदुओं में है। और उसमें एक बिंदु है कि कांग्रेस इस बार अच्छे से चुनाव लड़ रही है। प्रत्याशी हर बार खड़े होते थे, लेकिन इस बार जो है कांग्रेस जो है ठीक से चुनाव लड़ रही है। और कांग्रेस अगर ठीक से चुनाव लड़ती है तो जो एक बाहर आपको जो गणित दिखाई देता है कि वोट बैंक कटेगा तो आम आदमी पार्टी का कटेगा और बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है। ये एक समीकरण ये एक बनता है, क्योंकि कांग्रेस हर बार जो चुनाव इसलिए तगड़े दम घम से नहीं लड़ती थी कि उसे पता था कि वोट बटेंगे और बीजेपी को फायदा हो जाएगा, तो दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन जाएगी। बीजेपी को 3% वोट बस ज्यादा चाहिए। इस बार भी देखिएगा, हो सकता है अगर बीजेपी सरकार न भी बनाए तो उसके वोट प्रतिशत में उछाल आपको दिखेगा। तो 2 चीज है, एक तो जो 2004 का दिल्ली का जो परिसीमन हुआ था, उस परिसीमन के हिसाब से कुछ विधानसभा की सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस की ही होती थी। जब कांग्रेस का उस पर दबदबा हुआ करता था, वो सब की सब चली गई है आम आदमी पार्टी के पास। ये फैक्ट है कि आम आदमी पार्टी का जो वोट बैंक है वो वही वोट बैंक है जो कांग्रेस का वोट बैंक है। तो इसमें बीजेपी का टेस्ट जो है, आप
हार जीत या पसंद नापसंद करके नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 7 के 7 लोकसभा सीट जब बीजेपी इसी दिल्ली से जीत जाती है और विधानसभा में हार जाती है, तो पब्लिक तो वही है वोट देने वाली, उसे पसंद कर रही है। तो दिक्कत क्या है कि ये समीकरण में ऐसा समीकरण बन जाता है कि उसमें बीजेपी विधानसभा में मात खा जाती है। और इस बार एक और महत्वपूर्ण चीज है कि चुनाव का दिन जो है बुधवार है। जी, ये जी, रखा गया है बुधवार इसलिए कि अगर 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 वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया तो समझिए कि बीजेपी की बात बन गई। जी, वोटिंग जी, परसेंटेज अगर बढ़ गया तो समझिए कि बीजेपी की बात बन गई, और नहीं बढ़ा तो समझिए कि बीजेपी वैसे ही थी, क्योंकि बीजेपी इस बार दमखम से नहीं लड़ रही है, हर बार पूरी ताकत से लड़ती है। प्रधानमंत्री उतरते हैं, अमित शाह उतरते हैं, बड़े बड़े मंत्री नेता उतरते हैं, लेकिन नतीजा वही होता है, हार का सामना करना पड़ता है। क्योंकि पूरी 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 तरीके से दिल्ली के चुनाव एकदम समीकरण पे है, कौन सा वोट बैंक किधर जाता है। तो उस लिहाज से बीजेपी के एक ही ताकत है, अगर परसेंटेज ऑफ वोट में इजाफा हुआ तो बीजेपी को उम्मीद है कि बात बन जाएगी। दूसरी बात यह है आपने कि बहुत इंपॉर्टेंट बात कही प्रशांत देव जी की बीजेपी जो है वो तो उस अंदाज में चुनाव लड़ नहीं रही है जिस अंदाज में अक्सर या हमेशा बीजेपी लड़ती है, और कांग्रेस तुलनात्मक रूप से बेहतर अंदाज में चुनाव लड़ रही है। ऐसे में जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वोट बैंक बिखरेगा उसका फायदा बीजेपी स्वतः ही मान ले रही है खुद के लिए। देखिए, ये एक समीकरण है, क्या वो बटेगा तो, क्योंकि अभी तक ये देखा गया है कि जो बीजेपी का जो वोट बैंक है उसमें सेंधमारी नहीं हो पा रही है। बीजेपी दूसरे के वोट बैंक में सेंधमारी कर पाती है, जो भी उसका डिलीवरी पॉलिटिक्स हो, परफॉर्मेंस पॉलिटिक्स हो, या फिर मोदी के नाम की पॉलिटिक्स हो, तो उसपे वो घुस जाते हैं। लेकिन बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी थोड़ा मुश्किल होती है आजकल समय। और चूंकि जो जैसे कि आप पॉकेट्स देखिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पॉकेट्स, कांग्रेस तो बिल्कुल मतलब एक तरीके से जीरो थी। इस बार थोड़ा अच्छा लड़ेगी तो उसको वोट ज्यादा मिलेंगे, तो वो वोट जो है वहीं से, यही माना जा रहा है कि वहीं से कटे, वहीं से आएंगे, आम आदमी पार्टी के वोट आएंगे, तो बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है। लेकिन एक चीज और भी बड़े ध्यान देने वाली बात है, दो चीज मैंने बताई, एक तो वोटिंग परसेंटेज और दूसरा जो झुग्गी वोट है वो कितना शिफ्ट हुआ है। अगर वो शिफ्ट थोड़ा सा भी हुआ तो समझिए कि बात बन गई और आम आदमी पार्टी के लिए दिक्कत है। आपको याद होगा कि सबसे पहली सभा अमित शाह ने इन झुग्गी वालों के साथ ही की, एक सभा की, उनको एड्रेस किया, लोगों को समझाने की कोशिश की होगी, समझाया। या और अभी देखिए कहीं भी गृह मंत्री अमित शाह जब अपनी चुनावी सभा करते हैं, रैली करते हैं, तो कमजोर जगह पे ही वो जाते हैं, क्योंकि उनको जी, पता है जो मजबूत जगह है वो तो बनी बनाई है, कमजोर को मजबूत करना है। चाहे उत्तर प्रदेश में वो कैराना से शुरुआत करते हैं और दिल्ली में उन्होंने झुग्गियों से शुरुआत की, उन्हें पता है कि झुग्गी वोट को इस बार हमको अपनी तरफ लाना है। और दूसरी चीज कि इस बार ये एक खास चीज देखी गई है कि कहीं भी आप जाइए जहां पे आम आदमी डिस्कस कर रहा है, वो केजरीवाल को टेस्ट कर रहा है जी, कि केजरीवाल कैसा है और अब कैसा है। जी, ये हमेशा हमको देखने मिला कि केजरीवाल अब कैसा है, आज कैसा है, पहले कैसा था और आज कैसा है। मैं आपको बताऊं कि मैं अभी कुछ दिनों पहले रोहिणी के इलाके में गया था, जहाँ पे एक परीक्षा चल रही थी बच्चों की। मैं एक परीक्षा केंद्र पे गया, 3-4 घंटे मैं वहां रहा। तो मैंने कहा कुछ लोगों से बात करता हूँ, तो बिना पत्रकार बने मैंने लोगों से बात की। चूंकि वो परीक्षा केंद्र में पूरी दिल्ली से लोग अपने अपने बच्चों को लेके आए थे, एग्जाम देने, सब 3-4 घंटे बच्चों का वेट कर रहे थे। वहां जैसे ही बच्चे अंदर गए, डिस्कशन का मुद्दा यही था, दिल्ली का चुनाव। मैं भी घुस घुस के 5-10 आदमी के जो पॉकेट्स थे, लोग डिस्कशन कर रहे थे, हर आदमी केजरीवाल को टेस्ट कर रहा है। नाली, सड़क, ये मुद्दे हैं। उनको लगता है, उनमें ये नहीं है कि उसमें कई चीजें कि केजरीवाल ने नहीं किया, उनको ये महसूस हो रहा है केजरीवाल कर ही नहीं सकता, कर नहीं पाता, तो जब कर नहीं पाता तो उनको प्रशांत जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। मीनाक्षी सेठी जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस की, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं, और राकेश वशिष्ठ जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं। मीनाक्षी जी, आपने सुना प्रशांत जी ने कहा दिल्ली में कांग्रेस पार्टी जो है वो इस बार मुकाबले में कम से कम आक्रामक अंदाज में दिख रही है। कितनी सीट आप मानती हैं अपने लिए, और महिलाओं का साथ कितना कांग्रेस पार्टी के आप देखती हैं?
देखिए, अभी सीट का अंदाजा लगाना तो मुश्किल है। अभी वोटिंग चल रही है, क्या वोटिंग का ट्रेंड रहता है और कितनी वोटिंग टर्नआउट रहती है, उसके आधार पर ही कुछ कह पाएंगे। लेकिन महिलाओं का साथ निश्चित रूप से मिलेगा, ऐसा हमें विश्वास है, क्योंकि कांग्रेस ने महिलाओं के लिए बहुत सारी घोषणाएं अपने घोषणा पत्र में भी की हैं और महिलाएं एक डिसाइसिव फैक्टर होंगी, क्योंकि दिल्ली में 46% के आसपास जो महिला वोटर्स हैं, और जो अगर हम पिछले चुनावों के भी आंकड़ों की बात करें तो जो वोटर टर्नआउट है वो भी महिलाओं का और पुरुषों का लगभग बराबर रहता है। तो अगर 62% के आसपास पिछली बार वोट डाले थे तो लगभग इतनी ही महिला वोटर्स ने भी वोट डाले थे। तो महिलाएं निश्चित रूप से एक डिसाइसिव भूमिका में रहेंगी। और जहां तक अभी मेरे किसी पूर्व वक्ता ने ये कहा था कि महिलाएं सिर्फ अपने घर के पुरुषों के डिसीजन से गवर्न होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। महिलाएं अब काफी स्वतंत्र रूप से सोचती हैं और उनको उनकी क्या समस्याएं हैं, क्योंकि जो महिला सुरक्षा की समस्या है, ये महंगाई की समस्या है, उससे 2-4 तो एक महिला को ही रोज होना पड़ता है, वो किसी और पे इन सब मुद्दों के लिए डिपेंडेंट नहीं है। तो निश्चित रूप से इस चुनाव राकेश जी, दिल्ली के चुनाव में महिला सुरक्षा, महिला वोटर कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर, कितना इंपॉर्टेंट रोल आप देख रहे हैं? देखिए मीरा जी, दिल्ली के चुनाव में अगर हम पिछले 3 इलेक्शंस का विश्लेषण करें तो उनकी भागीदारी बड़ी महत्वपूर्ण रही है और उन्होंने हार जीत का सारा जो रिजल्ट है वो बदल कर रख दिया। आप पार्टी का जो मुख्य जो वोटर रहा वो झुग्गी झोपड़ी वाले, वो शायद अब 14% है। आपका मुसलमान वोटर है, आपका दलित वोटर है और महिला वोटर, इन सबका, इसके अलावा टोटली महिला वोटर है। महिला वोटर इंटैक्ट इसलिए दिखता है कि पिछली बार जो चुनाव हुए 2020 के, उसमें जो वोट गिरी आपके उसमें 60% भागीदारी आप पार्टी की थी और 35% बीजेपी की थी। लेकिन ये बात सही है कि पिछले 2015-2020 के चुनाव में जो भाजपा ने प्रयास किए उसमें उन्होंने केवल 1% अपनी वोटें बढ़ाई, लेकिन अन्य वोटरों में उसके आपकी जो भागीदारी थी, जो परसेंटेज थी, वो 7%, पुरुषों में 7%, सॉरी 11% कम हुई। अब की बात स्थिति बड़ी विचित्र है, क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल जी का जो जादू था वो अब दिखाई नहीं दे रहा दिल्ली के अंदर। ना कोई हवा है, ना कोई बात है। मैं ये बात तो सही है कि जितने भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे प्रशांत देव जी भी कह रहे थे कि अगर बीजेपी का अगर वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ा तो इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, बीजेपी की जीतने की स्थिति रहेगी। लेकिन अगर हम ये देखें 2015 और 2020 के चुनावों में 5% वोटों की गिरावट आई, लेकिन भाजपा की जो सीट है वो 3 से बढ़ के 8 हो गई और वो 67 से घटकर 63 हो गए। तो ये बात तो सही है कि ये आंकलन इस तरह का है, लेकिन इससे विधानसभा के चुनाव में एक बहुत सिग्निफिकेंट फर्क भी होता है। नहीं, लोकसभा चुनाव की बात नहीं कर रहा मैं, आपको विधानसभा के चुनाव के आंकड़े बता रहा हूँ, लोकसभा से हाथ नहीं लगा रहा मैं कतई। इससे जाहिर ये है कि भाजपा का जो वोटर है वो उसमें पैठ करने में लगा है और वहां से उनके आपके जो वोट के जो परंपरागत वोटर है उसमें सेहतमारी कर रहा है। लेकिन एक वोट तो आपका मुस्लिम वोट तो किसी कॉस्ट पर दे नहीं सकता भाजपा के लिए। महिला वोटों में अगर सेहत लगा पाई भाजपा, जिसकी इस बार उम्मीद दिख रही है, मैदान में है इस बार ओवैसी की पार्टी भी है मैदान में और वो भी वो है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस से जो उम्मीद की जा रही थी वो शायद बहुत ज्यादा नहीं दिखा पाए, क्योंकि उसका वोट ऑफ परसेंटेज 4-4.5% है। वो कितना हील अप करेगी अपने आप को ऐसी परिस्थिति में। अब ये बात तो सही है कि इस बार बड़ी दमखम से चुनाव लड़ रही है भाजपा और उनका जो सारा टारगेट है वो अन्य वोटरों के साथ साथ महिलाओं पर भी ज्यादा है। उसका कारण यह है कि महिलाओं के लिए उन्होंने वो सब योजनाएं शुरू कर दी, उससे ज्यादा बढ़ा करके उन्होंने देख लिया कि अरविंद केजरीवाल की जो जितनी योजनाएं थी वो महिला परक ज्यादा थी, महिलाओं के लिए ज्यादा
आकर्षित करने वाली थी, तो उन्होंने बढ़ चढ़ कर उसका किया है। तो इसका निश्चित रूप से मैं समझता हूँ फायदा मिलना चाहिए। और जहां तक महिला सुरक्षा की बात है, अब वो ये सारी बातें आपके पिछले 10 साल के टेन्योर में बहुत पुरानी पड़ गई, और अब तो आपको नई बातें सारी करनी पड़ेंगी, और नई बातों पर ही हर इलेक्शन में नए मुद्दे आते हैं जिसके आधार पर चुनाव होता है। मैं ये मान के चलता हूँ कि हालांकि जो हिसाब से आ रहा है, पिछली बार 62.75% वोटिंग हुआ था विधानसभा के अंदर, लेकिन इस बार इतना तो हो ही रहा है लगभग। ज्यादा बढ़ने की तो उम्मीद नहीं है, क्योंकि अभी जो आंकड़े आएंगे वो लेट आवर्स में आएंगे, तब पता लगेगा। तो उसका सारा बेनिफिट आपको भाजपा को मिल रहा है। कांग्रेस जितना आगे बढ़ेगी और जितनी परसेंटेज भी आएगी, वो सब आपका नुकसान है, और वो सब वोट आपके भाजपा के लिए फायदेमंद साबित होगा। एक बात और भी मान के चलें, आपके अरविंद केजरीवाल जी के जो लगातार स्टेटमेंट आ रहे हैं, कल जो खासतौर से स्टेटमेंट आया, उससे जाहिर होता है कि उनमें कितनी हताशा की भावना है। वो कह रहे हैं कि इस बार हम 50 सीटें जीत जाएंगे। जो आदमी 70 सीटों को जीतने की बात करता था, वो आज 50 सीट पर आ गया, 45-50 सीट की बात कर रहा है। समय का चक्र हमेशा घूमता है राकेश वशिष्ठ जी, और लोकप्रियता का ग्राफ भी ऊपर नीचे हमेशा ही होता है। समय समय की बात है, राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है, लेकिन जो स्थायी है वो है महिला वोटर, उनकी संख्या। लेकिन सवाल ये गोविंद छिपा जी कि यहाँ पर उम्मीदवारों की संख्या स्थायी नहीं है महिलाओं की, तो आप सिर्फ वोटर बनाए रखना चाहते हैं महिलाओं को, जनप्रतिनिधि बढ़ाने का प्रयास नहीं करते हैं। आपने बड़ा भरोसा जताया महिलाएं हमारे साथ हैं। देखिए, महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है तो हमने ही दिया है, इसलिए आप ये तो ना बोले। दूसरी बात, अभी प्रशांत देव जी ने परसेंटेज की बात की, मैं आपको बताऊं, अभी मैं राकेश जी की बात से पूर्णतः सहमत हूं। उन्होंने एक बात की कि बीजेपी के अमित भाई ने अरविंद केजरीवाल के वोटर में जाके सेंध मारने की कोशिश की है। देखिए, आप थोड़ा सा मुझे आप वक्त दें, केवल ज्यादा नहीं, कि बीजेपी का जो वोटर है, बीजेपी को जो नुकसान। कहाँ अमित शाह में उलझ गए? सीधा सवाल मैंने पूछा आपसे। अरे हमारे नेता है भाई, उलझने की क्या बात है? अमित शाह में तो पूरा देश ही उलझा हुआ है। अमित शाह तो हमारे नेता है। आप नहीं, आप देखिए, मेरी बात सुनिए। क्या होता है कि बीजेपी को जो नुकसान होता है, बीजेपी ने इस बार ये स्टडी की है कि लोकसभा में हम 7 सीटें जीत जाते हैं और विधानसभा में हम डिफीट खा जाते हैं। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है, इसका कारण ये ना, मेरी बात सुनिए आप, इसका कारण ये है कि बीजेपी का जो वोटर, अरे उसमें सारी बातें आएंगी मीना जी, थोड़ा धैर्य रखिए आप एंकर ऐसे क्या है, थोड़ा धैर्य तो रखिए आप, उसमें सारी बातें आएंगी। बीजेपी का जो कोर वोटर है, कई बार बीजेपी के स्थानीय नेतृत्व से नाराज हो जाता है। इस वजह से जो है वोट डालने में विधानसभा में लोग आम आदमी पार्टी पे भरोसा जता देते हैं, और क्योंकि नेशनल कोई पार्टी जब राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव होती है तो 7 की 7 सीट हमको देती है। इस बार बूथ पर जाकर बूथ मैनेजमेंट के जरिए जो नाराज वोटर है बीजेपी का, जो वोट करने नहीं जाता, बीजेपी का वोट जो है नाराज होता है तो साइलेंट हो जाता है। बीजेपी का वोट नाराज होकर दूसरे को वोट नहीं डालता, लेकिन साइलेंट हो जाता है तो नुकसान हम ही को होता है। इस बार ये आप देखिए, जो परसेंटेज वोट बढ़ा है, और आप ये अभी आप देखिएगा, जब ये आंकड़ा आएगा तो 68% से ऊपर ही जाएगा, और इसका निश्चित रूप से हमको फायदा मिलेगा। अमित शाह की बात से आपको क्यों गुस्सा है मुझे पता नहीं। आज देखिए, झुग्गी झोपड़ियों की राकेश जी तो टिप्पणी करे, वहां समझ में आता है। झुग्गी झोपड़ियों की, गोविंद जी बात ये कही गई है कि जहां से वो जीत सकते हैं वहां जाकर उन्होंने सभा की झुग्गी झोपड़ियों में। नहीं, झुग्गी झोपड़ी का वोट देखिए, झुग्गी झोपड़ी का वोट, दलित का वोट, मुस्लिम का वोट, ये बीजेपी को से छिटक जाता है, छिटका हुआ रहता है, ये माना जाता है। इस बार अमित भाई ने क्या किया है कि जितने झुग्गी झोपड़ी के पंच पटेल हैं उनकी बुला के मीटिंग की है और उनको आश्वस्त किया है कि भारतीय जनता पार्टी में आप भरोसा जताइए, भारतीय जनता पार्टी से आपके जो भी गिले शिकवे हैं वो दूर हम करेंगे, और आपके लिए जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं हम उनको चलाएंगे। और इस बार जो अगर ये झुग्गी झोपड़ी का वोट कितना शिफ्ट हो जाता है, ये तो 8 तारीख को ही पता लगेगा। अगर अच्छी मात्रा में अगर शिफ्ट हो जाता है तो आप देखिए कि 55 से ऊपर सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती हैं। अच्छा, मैंने कहा जनप्रतिनिधि महिलाएं प्रतिशत
सिर्फ वोट बैंक तक सीमित रखना चाहते हैं आप गोविंद जी? देखिए, मैंने कहा ना 33% की जो भागीदारी है महिलाओं की, जब देश में इस तरह की बात होगी तो जब जब ये बात आ जाएगी तो भाई देखिए क्या होता है। प्रशांत जी गोविंद जी की अभी आप ये देखिए, नहीं सुनिए एक मिनट दीजिए मेरे को। अभी एक हमारे पैनल में ही आज का आंकड़ा प्रस्तुत कर रहे थे कि महिलाएं लड़ती तो हैं लेकिन 9% ही जीत पाती हैं। ये आंकड़ा आप इसी चैनल में इसी डिबेट में आया है। तो देखिए, हारने के लिए तो पार्टी चुनाव नहीं सिंबल नहीं दे सकती ना। तो इसलिए महिलाओं को सशक्त अगर करना है तो हमें उनको टिकट भी देना है, उनको भागीदारी भी बढ़ानी है और उनको हर हिसाब से मजबूत करना है। केवल टिकट देना ही एक वो बात थोड़ी होती है। गोविंद सिंह छिपा जी, आपने कमाल कर दिया, कितना वैलिड पॉइंट दिया है। हमारे ही पैनल में किसी ने कहा कि जीत का आंकड़ा बहुत कम है, इसलिए महिलाओं को कैंडिडेट नहीं बनाया जा सकता। प्रशांत देव जी, मुद्दा ये है कि महिला वोटर डिसाइडिंग है। दिल्ली की सियासत में वोट तो महिलाओं के ले रहे हैं, वो निर्धारित भी करेंगी सरकार किसकी बन रही है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन उनका नहीं होगा। देखिए, ये इसका जवाब तो गोविंद जी और भाजपा के लोगों को देना चाहिए कि आखिर उनका प्रतिनिधित्व क्यों नहीं है। क्या दिल्ली की महिलाओं को इस काबिल नहीं समझा जाता है कि वो किस तरीके के नेतृत्व कर सके? आपसे प्रशांत जी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के संदर्भ में भी ये सवाल है। नहीं वही तो मैं खुद भी ये सवाल मैं भी करना चाहूंगा और इनसे सभी लोगों से जो पार्टी से जुड़े उनसे विश्लेषण भी करना चाहूंगा कि क्या दिल्ली में क्या महिलाओं को इस योग्य नहीं समझती राजनीतिक पार्टियां को उनको प्रतिनिधित्व दिए। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस में खुद प्रियंका गांधी लीड कर रही हैं। और तो ऐसी वजह क्या है? तो दरअसल में देखिए, दिल्ली में बीजेपी में आप देखिए कि जब पिछले 2-3 चुनाव में ये हार जीत के अलावा अंदरूनी कलह भी कोई कम नहीं है। खींचतान इतनी ज्यादा है, चूंकि पार्टी बहुत डिसिप्लिन पार्टी है, लोग बात बाहर नहीं आ पाती है, लेकिन अंदर ही अंदर जो बातें होती हैं उसमें खींचतान ही बहुत ज्यादा रहती है। तो जो लोग अभी मंच पे मतलब कि जो लोग कंटेंडर हैं, उन्हीं को पूरा नहीं हो पा रहा है। तो फिर अब एक नया फ्रंट महिलाओं को खोलने से शायद बचने की कोशिश की गई हो कि भाई, क्योंकि हर आदमी तो यहाँ पे विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री बनने की रेस में है। तो अब पता चला कि जो लोग इतने दिनों से जुड़े हुए हैं उनको काट के आप महिलाओं को वोट दीजिए, तो फिर अंदर से नाराजगी हो गई, तो एक दूसरे की नाराजगी का सामना न करना पड़े। तो ये सब भी बीजेपी ने भी हाल में देखा। आप देखिए, अभी जम्मू कश्मीर की जब लिस्ट आई थी तो भारतीय जनता पार्टी में पहली बार हुआ कि लिस्ट छपने के बाद तुरंत लिस्ट को बदला गया। वो अंदरूनी गड़बड़ी, अंदरूनी कलह की वजह से हुआ। अभी चुनाव में देखिए, जब लिस्ट आती है तो बहुत समय लगता है बीजेपी को लिस्ट निकालने में कौन कैंडिडेट होगा, क्योंकि बीजेपी के लिए मुश्किल ये नहीं है कि कैंडिडेट का नाम जाहिर करना, मतलब बताना कि कौन लड़ेगा, किसको नहीं लड़ना है ये तय करने में बहुत समय लग जाता है। ये समय मनाने में लग जाता है कि भाई आपको इस बार नहीं लड़ना है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, ये सब वाजिब बात है कि प्रतिनिधित्व तो बिल्कुल नहीं मिलना कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े करता है कि भाई दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में आपने महिलाओं को क्या इस योग्य नहीं समझा कि वो प्रतिनिधित्व कर सकती? मीनाक्षी जी, आप तो देश की सबसे पुरानी पार्टी को रिप्रेजेंट करती हैं। आज तक दिल्ली में शीला दीक्षित इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रही, फिर भी महिला रिप्रेजेंटेटिव तैयार नहीं हो पाई। और जो वेद माथुर जी ने आंकड़ा दिया, जिसको बीजेपी के प्रवक्ता ने तो अपने लिए पता नहीं कितनी बड़ी संजीवनी बनाया, लेकिन महिलाएं चुनाव में उतना अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर पाती हैं? आपने तो जरूर समझा होगा इसको। नहीं, देखिए, बिल्कुल ये दिल्ली है जिसने कि हमें 3 महिला मुख्यमंत्री भी दिए हैं। सुषमा, मतलब जो अभी 3 मुख्य पार्टियों की बात कर रहे हैं हम, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, तीनों से एक महिला मुख्यमंत्री इस दिल्ली में रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बड़े दुर्भाग्य की बात है कि महिलाओं को जब प्रतिनिधि बनाने की, जब कैंडिडेट बनाने की बात आती है तो सभी पार्टियां कमोबेश पीछे हो जाती हैं और वो जो आंकड़ा आकर निकलता है वो 10 से 11% के आसपास
महिला कैंडिडेट्स का निकलता है। ये सभी पार्टियों में कमोबेश यही स्थिति है। तो मुझे लगता है इसको सुधारने के लिए पार्टियों को अपने जो आंतरिक लोकतंत्र है, मैं पर्टिकुलर ना तो कांग्रेस की बात कर रही हूँ, ना बीजेपी की बात कर रही हूँ, ना आम आदमी पार्टी की बात कर रही हूँ, सभी पार्टियों में कमोबेश जो आंतरिक लोकतंत्र है उसको सुदृढ़ करते हुए महिला अपने नेतृत्व को तैयार करना चाहिए और महिलाओं को आगे आने का मौका दिया जाना चाहिए। अगर हम टिकट ही नहीं देंगे तो फिर महिलाएं का जीतने का। और मीनाक्षी जी, होना चाहिए तो एक आदर्श स्थिति है, सब लोग कहते हैं ऐसा होना चाहिए। मैं तो बोल रही हूँ कि जो है वो स्थिति बड़ी ही विडंबना की है। और मेरा सवाल आपसे ये था कि क्या कारण है कि महिलाएं चुनाव जीत नहीं पाती हैं? मेरा सवाल ये है कि क्या कारण है कि महिलाओं को टिकट मिल नहीं पाता है? मेरा सवाल ये है कि वोटिंग परसेंटेज महिलाओं का जो है उस पर तो नजर है गिद्ध की तरह, लेकिन महिलाओं को रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाए इसको लेकर विजन बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा क्यों है? मेरे को उसका वो तो बताइए। हाँ नहीं, वो उसी बात पे ही मैं आपका जवाब दे रही थी कि महिलाओं को जो अभी गोविंद जी ने भी कहा कि कहीं ना कहीं जिताऊ कैंडिडेट हर पार्टी के ध्यान में होता है, तो वो जिताऊ कैंडिडेट महिला बन पाए उसके लिए एक आंतरिक जो पार्टी के अंदर का लोकतंत्र है उसको मजबूत करते हुए पार्टी के अंदर महिलाओं को जब तक आगे कोई पार्टी नहीं लेके आएगी तब तक वो उसका नेतृत्व मजबूत नहीं हो पाएगा और तब तक वो चुनाव जीतने के अपने दमखम पे आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो कहीं ना कहीं उसको आंतरिक जो उनका नेतृत्व है उसको इम्पोर्टेंट रोल दिया जाना चाहिए। महिलाओं के लिए एक पाठ्यक्रम चलाया जाना चाहिए। वेद माथुर जी, जीताऊ कैसे बने, जीताऊ कैंडिडेट कैसे बने। राजनीति में इतने बड़े बड़े वर्कशॉप और ये प्रवक्ता लोग करते हैं, राजनीतिक दल करते हैं, जैसा कि अभी खुद गोविंद जी ने कहा कि अमित भाई कैसे झुग्गी झोंपड़ियों में गए क्योंकि उनको पता है कि वहां का वोट बैंक लेकर ही इस बार दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो सकते हैं। ये समझ में नहीं आया राजनीतिक दलों को कि कैसे महिलाओं को जिताऊ कैंडिडेट बनाया जाए। देखिए, इन दोनों राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं ने मेरे आंकड़े को कोट किया है, लेकिन मेरा काउंटर सवाल है कि लोकसभा में महिलाओं की जीत का प्रतिशत निश्चित रूप से कम है, वो एक अलग चर्चा का विषय है। लेकिन राज्यसभा में आपके पास क्या लिमिटेशन है कि वहां पे भी 13, 14, 15% महिलाएं आती हैं। उत्तर प्रदेश और कुछ राज्यों में विधान परिषदें भी हैं जहां आप नॉमिनेट करते हैं, लगभग वो नॉमिनेशन जैसा ही हो जाता है, तो वहां आप महिलाओं को क्यों नहीं आगे आने देते? तो ये देखिए, जैसा समाज है वैसी राजनीति है, इसमें कोई दो राय नहीं कि आज भी समाज के अंदर पुरुष डोमिनेट करते हैं तो राजनीति में हो रहा है। लेकिन मैं दिल्ली चुनाव पे एक दो बातें महत्वपूर्ण कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि ये जो चुनाव हो रहा है ये भारतीय जनता पार्टी की परीक्षा नहीं है, ये केजरीवाल का एग्जाम है। अब केजरीवाल जी के एग्जाम के बारे में मैं 2-3 चीजें कहूं कि एक तो इस पूरे चुनाव कैंपेन में उन्होंने बहुत ज्यादा बार ये बात नहीं कही कि शराब घोटाले में मुझे गलत तरीके से फंसा के जेल में डाला गया। यदि कोई भी जेन्युइन आदमी, आज मान लीजिए मैं कांग्रेस का हूं और बीजेपी मुझे जेल में डालती है और निर्दोष हूं, तो मेरे लिए बोलने के लिए पहला मुद्दा वो होना चाहिए, लेकिन केजरीवाल ने उस मुद्दे पे चुप्पी रखी, पहली बात। दूसरी बात ये थी कि जो केजरीवाल के मैं 2-3 चुनाव देख रहा हूं कि जिस कॉन्फिडेंस से उन्होंने लड़े वो आत्मविश्वास उनमें नहीं था। और इसमें एक रोचक तथ्य मैं आपको देना चाहूंगा कि मनीष सिसोदिया जब जब कोर्ट के अंदर जेल से आते थे तब भी मैं उनके चेहरे पे एक मुस्कान देखता था। मतलब पुलिस उनको पकड़ के ला रही है कोर्ट के अंदर, जेल जा रहे हैं, पर वो मुस्कुराते हुए जाते थे। लेकिन आज के जो वीडियो में देख रहा हूं उनमें मनीष सिसोदिया का चेहरा भी उतरा हुआ था। तीसरी बात है कि आम आदमी पार्टी जिस तरह का आरोप लगा रही है, मैं एक इंडिकेटर मानता हूं कि कहीं ना कहीं कोई पार्टी कमजोर होती है तो वो आरोप लगाती है। अच्छा, एक बात जरूर, मैं प्रशांत देव जी की बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। मैं न्यूज 24 का एक कार्यक्रम आता है, माहौल क्या है, मैं उसका बहुत ज्यादा प्रशंसक और फैन हूँ, ज्यादातर लोग हैं। तो उस कार्यक्रम में ज्यादातर लोगों ने, 99% लोगों ने कहा है कि साहब ये चुनाव आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है और कांग्रेस कहीं नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मुझे भी ये लगता है कि 5 या 6 विधानसभा क्षेत्र छोड़ दें तो वहां दूर दूर तक कांग्रेस मुकाबले के अंदर नहीं है। तीसरी बात यह है कि आज भी दिल्ली के अंदर मुसलमानों की पहली पसंद कांग्रेस है
लेकिन वो वोट आम आदमी पार्टी को देंगे। देखिए, अल्पसंख्यक मतदाता उस पार्टी को वोट देगा जो जीतने की स्थिति में हो। एक बात और कही गई कि चुनाव में ओवैसी भी एक फैक्टर है। देखिए, मैं लगातार उत्तर प्रदेश की इस चुनाव सभाओं को ट्रैक करता रहा जिनमें ओवैसी के भाषण थे। जब जब ओवैसी की स्पीच होती है तो वहां तिल रखने की भी जगह नहीं होती है। और दूसरे राजनीतिज्ञों के विपरीत जो लोग आते हैं सुनने के लिए, वो बसों में भर के 500 रुपए और शराब का अद्दा देके नहीं लाए जाते, वो अपने आप आते हैं। लेकिन वो वोट इसलिए नहीं देते ओवैसी की पार्टी को कि उनको लगता है कि हमने इसको वोट दे दिया तो वोट बेकार जाएगा, उचित समय आने पे हम ओवैसी की पार्टी को वोट देंगे। तो दिल्ली चुनाव में मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस की बहुत ज्यादा प्रासंगिकता है। मुझे नहीं लगता कि 3 या 4 विधानसभा क्षेत्रों को छोड़ के वो हार जीत में भी निर्णायक होंगे। वो शून्य पे आउट होते हैं या 1 या 2 रन लेते हैं, वो अलग बात है। नहीं माथुर साहब, मेरे कहने का मतलब ये था कि कांग्रेस की भूमिका इस तरीके, कांग्रेस जिस तरीके से लड़ रही है वो अपना फायदा नुकसान नहीं करेगी, वो फायदा नुकसान करेगी या तो बीजेपी या आम आदमी पार्टी का, क्योंकि इस बार वो जमीन पे ठीक से लड़ रही है। पिछली बार वो लड़ती नहीं थी, इस बार वो लड़ रही है और कुछ जो भी वोट पाए, 1000 वोट पाए, 2000 वोट पाए, 500 वोट पाए, तो वो किसी की का फायदा, किसी का चुनाव की दिशा करेगी। और रही बात आज आप देखिएगा, आप जाइए मुस्लिम एरियाज में, आज के जो रिएक्शन है लोगों का, वो लोगों उसकी पार्टी के जो कैंडिडेट लोग उसका नाम ले रहे हैं, मुस्लिम मतदाता उसका नाम लेते हुए सुना मैंने, तभी मैंने ये कहा, क्योंकि मैंने भी देखा उत्तर प्रदेश के चुनाव में लगभग कई लोकसभा विधानसभा में नहीं की ओवैसी की भीड़ होती है, लेकिन मुसलमान वोट नहीं देता, मुसलमान उसी को वोट देता है जो बीजेपी को हरा रहा है। लेकिन आज ये देखने को दिल्ली में मिला है कि लोग उस कैंडिडेट का नाम ले रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो मुस्लिम मतदाता है वो भी छटक रहा है। अगर छटक रहा है तो फिर आम आदमी पार्टी का नुकसान हो सकता है। ये मैं मुहर लगा के बात नहीं कह रहा हूँ, ये जो रिएक्शन हमने भी सुने हैं लोगों से बातचीत के आधार पे, तो वही मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, यहाँ भी मैं चैनल पे बता रहा हूँ। तो प्रशांत जी, इसमें एक महत्वपूर्ण बात, मीना जी एक सेकंड मुझे दीजिए। लड़ेगी जिस तरीके से हरियाणा में आम आदमी पार्टी 2000 वोट पाई, जमानत जब्त हो गई, लेकिन उसने कांग्रेस का पूरी तरीके से नुकसान किया। उसी तरीके से कांग्रेस पूरी तरीके से 70 की 70 विधानसभा सीट पे लड़ेगी तो आम आदमी पार्टी का वोट निश्चित काटेगी, तो हो सकता है इसका फायदा बीजेपी को मिले। मेरा कहने का मतलब मैं प्रशांत जी 10 सेकंड दूंगा मैं। देखिए, राजस्थान का चुनाव, हरियाणा का चुनाव और महाराष्ट्र का चुनाव, जिस जोश के साथ कांग्रेस ने लड़ा, मुझे लगता है उसका 5% जोश भी कांग्रेस ने दिल्ली में नहीं दिखाया। आप बताइए राहुल गांधी की कितनी सभाएं हुई, आप मुझे बताइए कि प्रियंका गांधी की कितनी सभाएं हुई, क्यों नहीं हुई, जब वो दूर सुदूर के एरिया में जा सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है इस सारे चुनाव में, वो हालांकि बड़ी दुर्भाग्यशाली बात है कि भारतीय लोकतंत्र में कौन पार्टी कितना रुपया खर्च करती है, ये एकमात्र फैक्टर नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा फैक्टर है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की आचार संहिता से पहले भी जम के खर्च किया है और अभी भी जम के खर्च किया है। लेकिन कांग्रेस में ऐसा लगा कि जब हम ये चुनाव हारने जा रहे हैं, मुश्किल से 3 सीट भी आएंगी नहीं आएंगी, तो पैसे की जो तिजोरी है वो कांग्रेस ने नहीं खोली। देखिए, मैं बैंकर रहा हूं, इसलिए मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस के पास भी पैसे की कोई कमी नहीं है। कांग्रेस के पास, मैं समाप्त कर रहा हूँ सर, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। वोट पाएंगे ना कि पार्टी के दम पे। जी अच्छा, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ सर। मैं ये कह रहा हूँ कि पैसे की कमी ना कांग्रेस के पास है ना आम आदमी के पास, लेकिन कांग्रेस की मंशा नहीं है पैसा खर्च करने की, और आम आदमी पार्टी की मजबूरी ये हो गई कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चुनाव आयोग, स्थानीय पुलिस, ईडी, उस सबके डर से वो पैसे का खुला नाश नहीं कर पाए। पैसा बहुत है उनके पास, चाहे वो किसी घोटाले से आया हो, पंजाब से आया हो, कहीं से आया हो, दिल्ली से आया हो, पैसा आम आदमी पार्टी के पास भी खूब है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको चारों ओर से बांध रखा था, जबकि खुद बीजेपी ने पैसा जम के खर्च किया है, ऐसा अपेरेंटली नजर आता है। तो कुल मिला के स्थिति है, मैं इसको मीना एक बार लास्ट लाइन वो मैं कंक्लूड करूंगा कि बीजेपी ने इस बार एक तरफ तो झुग्गियों में जो इनका वोट है उसमें सेंधमारी की है, दूसरी तरफ जो पढ़ा लिखा तबका है, मिडिल क्लास है, उसका मोह भंग हो गया। जो एक अलग तरह की राजनीति की आकांक्षा लेके केजरीवाल के पास आया था वो छिटक रहा है।
तो इस दोनों स्थितियों में आप 8 तारीख के चुनाव परिणाम में निश्चित है कि कुछ ना कुछ अनहोनी होगी, कुछ नया होगा जो पत्रकारों ने प्रेडिक्ट नहीं किया वो होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। राकेश जी मैं माफी चाहती हूँ, आपके पास आना चाहती थी लेकिन समय की कमी है और न्यूज़ 24 पर हमारी हर दिन कोशिश होती है कि समाज में जो कुछ हो रहा है उसे आप सबके साथ साझा करें। महिला वोटर्स दिल्ली में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने जा रही है, लेकिन महिलाओं का रिप्रेजेंटेटिव जो है वो नहीं बढ़ पा रहा है और उसका बड़ा कारण है जिताऊ कैंडिडेट्स की राजनीतिक दलों के पास कमी। इसलिए जिताऊ कैंडिडेट्स तलाशने, महिलाओं को बनाने के प्रयास अब राजनीतिक दलों को जरूर करने चाहिए। इसी के साथ आज न्यूज़ 24 में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।